सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 17 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने वर्चुअल माध्यम से सिद्धार्थ नगर जिले में 3 दिवसीय कपिलवस्तु काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया है। और इस महोत्सव को एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आयोजित किया गया। अच्छा, अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाया गया था। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव या जयगिरी महोत्सव कह दीजिए उसे, ये मनाया गया था। और अब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में ये काला नमक राइस फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और चावल से ही आपको लिंक करके याद आया होगा कि उत्तर प्रदेश कृषि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 20 टन बुद्ध चावल, जिसे काला नमक चावल भी कहते हैं, वो भेजेगा सिंगापुर को उत्तर प्रदेश। उसके अलावा आप ध्यान रखो, जो चाइना है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सेकंड नंबर पे आता है भारत। अभी पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग मिला था। और इसी तरह से याद होगा आपको, मणिपुर के काले चावल को अभी जीआई टैग मिला था पिछले साल। और असम के बोका चावल को भी जीआई टैग मिला था, 2018 की बात है ये, जिसे ओरिजा सातिवा भी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात है उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। और कल ही हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 10 सालों में सड़क के किनारे जितने भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं उनको हटाने के निर्देश दे दिए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को धसान नदी पर शुरू किया गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग्स की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया था। और युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। उसके अलावा अभ्युदय योजना यहाँ पे शुरू हुई। उसी तरह से प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की गई। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। फूल है पलाश का और वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कानपुर में बनेगा। कानपुर, जिसको लेदर सिटी बोलते हैं, यहीं पे विरासत अभियान शुरू किया गया था। और उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो उत्तर प्रदेश से ये पॉइंट याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभी हाल ही में सिप्री की एक रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। आयातक देश यानी कि सबसे ज्यादा हथियारों को इंपोर्ट करता है वो। जबकि भारत के हथियारों के आयात में 33% की कमी आई। और इस तरह से भारत विदेशों से हथियारों को आयात करने के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे सऊदी अरब हमने बोला, दूसरे स्थान पे भारत है और तीसरे नंबर पे इजिप्ट है। अच्छा, भारत सबसे ज्यादा हथियार किस देश से खरीदता है? तो आंसर होगा रशिया से। अच्छा, सिप्री मतलब क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ओस्लो, नॉर्वे में। देखो, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है और इसी ने 2020 की G20 समिट को होस्ट किया था। और G20 समिट से याद रखो आप, भारत G20 समिट को कब होस्ट करेगा? 2023 में। 2021 में करेगा इटली, 2022 में करेगा इंडोनेशिया, 2023 में भारत करेगा और 2024 में करेगा ब्राजील। सऊदी अरब की कैपिटल सऊदी रियाल है। किंग है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। उसके अलावा अभी सऊदी अरब ने 0 सड़कें, 0 कारें और 0 कार्बन उत्सर्जन वाले शहर को लॉन्च करने की घोषणा की थी और इस शहर का नाम रखा था द लाइन। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो अब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने यह घोषणा की है कि 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन करेगा भारत। और भारत में कहां पे होंगे? नई दिल्ली में। 21 से 31 मई तक होंगे ये। इसका आखिरी संस्करण हुआ था 2019 में, वो हुआ था थाईलैंड में, जिसमें भारत ने टोटल 13 मेडल जीते थे। अच्छा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव।
बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मार्च को। तो पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में हर साल 16 मार्च को ये नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है सभी लोगों को पोलियो के खिलाफ जागरूक करना और दुनिया से इसे पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करना। भारत में 1995 में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। अब डे वाला क्वेश्चन है, तो देखो मार्च में कौन कौन से हमने डे मनाए, एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखो 1 मार्च को 2 डे मनाए थे, शून्य भेदभाव दिवस, और 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया। उसी तरह से 3 मार्च को भी 2 डे मनाए, वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को भी 2 डे मनाए, नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सिक्योरिटी डे। 8 मार्च को मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट डे मनाया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। फिर 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे के रूप में हमने मनाया, और अभी 15 मार्च को हमने मनाया था वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता दिवस। और अभी 16 मार्च को हमने मनाया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। तो मार्च के ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, जनवरी और फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनका एक अलग से ऑडियो मैंने बना दिया है विद थीम। अगर आपने वो अभी तक नहीं सुना, उसका रिवीजन आप कर सकते हैं सारे डेज का एक साथ। तो उस ऑडियो को आप जरूर सुनिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो आंसर होगा मिताली राज। तो अभी भारतीय महिला बल्लेबाज हैं ये मिताली राज, और ओडीआई में 7000 रन पूरे करने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके अलावा मिताली राज वनडे क्रिकेट में 6000 रन पूरे करने वाली भी पहली महिला क्रिकेटर बनी है। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि मिताली राज ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला बल्लेबाज बनी थी। मिताली राज को 2003 में मिला था अर्जुन अवार्ड, 2015 में अभी पद्मश्री मिला था। उसके अलावा 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। और 2019 में ही मिताली राज 200 महिला वनडे मैचेस खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी बनी थी। तो ये सारे पॉइंट्स इनसे रिलेटेड मैंने एक साथ आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो आंसर होगा भवानी देवी। तो तमिलनाडु की है ये भवानी देवी, जो इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है। तो आपको बता दूं, भवानी देवी ने 2017 में आइसलैंड में पहली बार कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। साथ ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट में तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बनी थी ये। अच्छा, ओलंपिक से एक नाम याद रखना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अभी इसके जो प्रेसिडेंट है थॉमस बक, अभी तक प्रेसिडेंट यही है, लेकिन अभी फिर से इनको 4 साल के लिए नियुक्त कर दिया, यानी कि 2025 तक अब ये वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। कौन? थॉमस बक। बाकी पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी, रेणु देवी बिहार की पहली महिला डेप्यूटी सीएम बनी, और बाला देवी यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी ये। तो सारी देवियों के नाम याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीता है? तो आंसर होगा मुंबई। अच्छा देखो, अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आंसर कर दोगे ना, क्रिकेट से है। तो विजय हरारे ट्रॉफी के 2021 के संस्करण को अभी मुंबई टीम ने जीत लिया है। किसे हराकर? उत्तर प्रदेश को हराकर। और सबसे ज्यादा अभी तक किस टीम ने इस ट्रॉफी को जीता है? तो तमिलनाडु की टीम ने सबसे ज्यादा। कितनी बार? 5 बार ये विजय हरारे ट्रॉफी को जीता है। अच्छा, यहाँ से एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वी शॉ का नाम, क्योंकि वो इस विजय हरारे ट्रॉफी के एक ही संस्करण में 800 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो उनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे।
अच्छा बताइए, हाल ही में सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर कौन बन गई है? तो आंसर होगा बियॉन्से। तो अभी लॉस एंजलिस के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 63वें 63rd ग्रैमी अवार्ड्स में बियॉन्से ने इतिहास रच दिया। तो पॉप सिंगर हैं ये बियॉन्से, और 28वीं बार ये अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली महिला सिंगर बन गई हैं। इन्होंने गायिका एलिसन क्राउस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इस बार एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया टेलर स्विफ्ट को। ये जो ग्रैमी अवार्ड है, इनको संगीत जगत में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। पहली बार ये 1959 में दिए गए थे, और ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा सुशील कुमार। तो ओलंपिक में 2 बार के पदक विजेता रहे पहलवान सुशील कुमार को अभी भारतीय स्कूल खेल महासंघ का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। बाकी तीरथ सिंह रावत ये उत्तराखंड के अभी नए चीफ मिनिस्टर बने, और जीपी सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद बने। बाकी अजय माथुर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। तो इस प्रश्न से सुशील कुमार का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा RH-560। तो अभी इसरो ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 को लॉन्च किया है। तो ये 2 स्टेटस रॉकेट ऊंचाई के साथ हवाओं के व्यवहारिक बदलाव और प्लाज्मा डायनेमिक्स पर अध्ययन करेगा। तो इस रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अच्छा, इसरो से अभी आपको याद होगा, इसरो ने PSLV C-51 रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया वन उपग्रह को सैटेलाइट को लॉन्च किया था। किसने? इसरो ने। इसरो के बारे में और पॉइंट बताता हूं मैं आपको। देखो, इसरो मतलब हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसके जो चेयरमैन है के शिवन है, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अभी वॉन करमन पुरस्कार 2020 भी जीता था। उसके अलावा सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता था। इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, किस बैंक ने युवा रोजगार को बढ़ाने के लिए ट्रेन के साथ समझौता किया है? ये एक संगठन है। तो आंसर होगा DBS इंडिया। तो अभी DBS यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इंडिया ने युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन नाम की एक संस्था के साथ समझौता किया है। तो ये युवाओं का यूथ का कौशल विकास करेंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, और फिर उन्हें कंपनियों में प्लेस करेंगे। यहाँ पे ट्रेन का मतलब हो गया ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बाकी HDFC बैंक अभी स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम शुरू किया था। एक्सिस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, NPCI ने शिकायत निवारण के लिए भीम ऐप पर कौन सा नया फीचर लॉन्च किया? तो आंसर होगा UPI हेल्प। तो भारत में डिजिटल भुगतान के लिए NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भीम UPI पर UPI हेल्प नाम से एक नया फीचर को लॉन्च किया है, जो भीम एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं यूजर्स के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करेगा। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD CEO इसके कौन है? दिलीप असबे हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। फिर बताइए, हिंदी भाषा की साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को किसने जीता? तो आंसर होगा अनामिका ने। ये बिहार से हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए ये पुरस्कार जीता है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया या व्हाट्सएप पे जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ एक बार शेयर ज़रूर करना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।